हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12th का फिजिक्स का सैम्पल पेपर 2023-24 के सेशन के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 12th के किसी भी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है या फिर आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के लिए उनकी वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको सैम्पल पेपर विद आंसर की डाउनलोड करना है तो इस वेबसाइट से आप कर सकते हो। इस वेबसाइट पर आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF वगैरह भी मिल जाएंगी फाइनल एग्जाम के लिए। cclchapter.com गूगल पर जाकर सर्च कर लेना। वीडियो के लास्ट में मैं विजिट करके भी दिखा दूंगा, जिनको दिक्कत होती है, कन्फ्यूज होते हैं कि कहाँ विजिट करना है। चलो अब पेपर देखते हैं। पहले पेपर पे फोकस करते हैं, समझते हैं कैसे क्वेश्चंस, कितने मार्क्स का क्या क्या रहने वाला है। आपका जो पेपर होगा वो 70 मार्क्स का आएगा और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको टोटल 35 क्वेश्चंस है जो कि अटैम्प्ट करने हैं। और ये जो पेपर है सेक्शंस में आएगा, 5 सेक्शन आपको दिए जाएंगे ABCDE के नाम से। और सभी सेक्शंस के जो क्वेश्चंस है वो आपको अटैम्प्ट करने रहेंगे। जैसे सेक्शन A में बता रहे हैं 18 MCQ आएंगे, 18 MCQ, यानी 18 जो है आपके MCQ आने वाले हैं अलग अलग चैप्टर से, किसी चैप्टर से 1, किसी से 2, ऐसे करके। और बाकी जो है ऐसे ही हम जो है, देखो यहाँ पे हम देखेंगे टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसको समझने में, यहीं से काम ज़्यादा नहीं आने वाली है चीज़। लेकिन हम जो है सीधा पेपर देखते हैं और समझते हैं कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या रहने वाला है। सेक्शन A जिसके अंदर MCQs हैं, जिनको मैं आपको सोल्व कराने में हेल्प करूँगा थोड़ी सी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एट आ डिस्टेंस। देखो एक तो तुम समझ जाओ, बोर्ड वालों ने जो है ना, पहले तो फिजिक्स का पेपर भूल गए थे अपलोड करना। मतलब तुम हरकतें देखो, कभी कभी हो जाता है, लेकिन हो सकता है जानबूझ के किया हो। जो भी है, फिजिक्स का पेपर जब बाकी सैम्पल पेपर आए थे उनके साथ नहीं दिया गया और आंसर की दे दी थी इन्होंने, लेकिन पेपर नहीं दिया। उसके कुछ दिनों के बाद, शायद 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद में, इन्होंने पेपर बाद में दिया है। तो जल्दीबाजी में बनाया होगा या कुछ होगा सीन इनका। जो भी है, गड़बड़ें मिल सकती हैं पेपर में। ये मत बोलना कि सर गड़बड़ हो रखी है, आपने गड़बड़ कर दी पेपर में। तो जो लिखा हुआ है वो बाकायदा बोर्ड की साइड से आया हुआ, मैंने कुछ नहीं लिखा इसमें, ठीक है। तो जो भी है बोर्ड की मेहरबानी है ये, खुश रहो तुम बस। हाँ, ये है कि ओवरव्यू मिल जाएगा हमको कि हमारा जो पेपर है वो कैसा रहेगा। तो अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर इज v, देन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट द पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन विल बी। तो ये इक्वेटोरियल लाइन पे हमसे पूछ रहे हैं कि क्या रहेगा वो, तो वो रहेगा 0। ये जो है न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको सोल्व कर लेना। देखो आप ज़्यादा टेंशन मत लेना। देखो सैम्पल पेपर जो है ना, सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए है, मैं आपको हेल्प आउट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मत सोचना कि इसमें से क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे, इस पेपर में ऐसा नहीं होने वाला। तो ध्यान रखना, फिजिक्स के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाऊंगा, क्वेश्चंस भी हैं, MCQs भी बनाऊंगा, सारी चीज़ें बनाऊंगा। तो वो वीडियोस देखना, उनसे आपको पूरी हेल्प मिलेगी। ये वीडियो आपको एक राउंड ऑफ आइडिया देने के लिए है कि कैसे क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। तो इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। देखो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इस पेपर से ज़्यादा उम्मीदें मत करना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। इसको पढ़ोगे क्या क्या पढ़ोगे इस वर्ड को, तो ऐसे चिपका रखे इन्होंने वर्ड, पता नहीं क्या सोच के बनाया। हाँ, कुछ क्वेश्चन सही भी हैं, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्परेचर T डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल A एंड मटेरियल B इज रिप्रेजेंटेड बाय फिगर। हमको यहाँ पे फिगर बना रखी है जिसमें रजिस्टिविटी दिखा रखी है रो के माध्यम से। आइडेंटिफाई मटेरियल A एंड B, हमको मटेरियल आइडेंटिफाई करने हैं कि A मटेरियल कौन सा है और B मटेरियल कौन सा है। तो यहाँ पे जो मटेरियल A है वो है जर्मेनियम और B मटेरियल जो है वो है कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया पेपर में, तो भूल जाओ इसको, अब की बार भी देंगे ये, बस मजे ले रहे हैं तुम्हारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं देखो मेन जो पॉइंट है ना वो बता दूं आपको। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बहुत काम का टॉपिक है। इस व्हीटस्टोन ब्रिज को अच्छे से कर लेना, जो भी क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं सारे कर लेना, ठीक है, बहुत काम का टॉपिक है। व्हीटस्टोन ब्रिज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफ वेरी फिल इन द ब्लैंक रेजिस्टेंस। तो किसको, वेरी लो रेजिस्टेंस को हम इससे नहीं माप सकते, वेरी लो आएगा यहाँ पे, लो रेजिस्टेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। इफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल
इज इंक्रीज्ड इट्स परमेबिलिटी। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक का मटेरियल का जो है ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी गई है, तो इसकी परमेबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा, उसके लिए आपको बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए और उसका जो है परमेबिलिटी से क्या रिलेशन है, इन्वर्सली है या डायरेक्टली है, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे आपका डिसीजन रहेगा। तो फिलहाल हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है an iron cored coil is connected in series with an electric bulb with an AC source as shown in figure। एक फोटो बना रखा है जहाँ पे हमको AC करंट दिया गया है। when iron piece is taken out of the coil the ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल बी। तो ये बोल रहे हैं कि आयरन पीस लगा रखा है इन्होंने कहीं बीच में, तो बोल रहे हैं कि उसको हटा देंगे तो बल्ब पर क्या असर पड़ेगा। देखो आपको पता है आयरन का जो है यहाँ पे पूरे कनेक्शन में जहाँ पर भी आयरन है उसका रेजिस्टेंस ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होता है, उसको हटा देंगे तो बल्ब पर क्या हो जाएगा, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी क्योंकि वो रेजिस्टेंस कम हो गया है वहाँ पे। सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर थ्रू एन इक्वेटोरियल ग्लास प्रिज्म अंडरगोज मिनिमम डेविएशन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म बतानी है कि लाइट स्पीड ऑफ लाइट जो प्रिज्म में है वो कितनी हो जाएगी, तो वो हमारी होगी, कुछ भी बदलाव नहीं होगा, जो पहले थी उतनी ही वो रहने वाली है। Which of the following statement is not true about the properties of electromagnetic waves। ये जो प्रॉपर्टीज है ये पढ़ लेना, प्रॉपर्टीज वगैरह इनकी काम की हैं, ये एग्जाम में पूछते हैं बहुत बार। तो ये जो है हमसे बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो मैच नहीं कर रही है EMW में। तो देखते हैं। These waves do not require any material medium for their propagation। इनको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए, पहली प्रॉपर्टी है। बोथ इलेक्ट्रिक, ये पूछ रहे हैं हमसे गलत वाली कौन सी है, ठीक है ना। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन द मैक्सिमम एंड मिनिमम द एट, ये क्या लिख रखा है, एट अ मीन टाइम कुछ होगा शायद। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो क्या आंसर रहेगा हमारा, वो रहेगा, वो है ये फोर्थ ऑप्शन, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ऐसा नहीं होता यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन टू अपोजिशन कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक मैग्नीफाइड इमेज ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। द पोजीशन आर, उनकी पोजीशन हमको बतानी है। दो पोजीशन दे रखी है कन्वेक्स लेंस जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उनकी पोजीशन क्या क्या होंगी वो हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। तो वो पोजीशन होगी बिटवीन F एंड 2F, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F। तो ये दो पोजीशन जो है ये वाली रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यंग्स मॉडुलस स्लिट एक्सपेरिमेंट इज इमर्स्ड इन वाटर द फ्रिंज विड्थ पर जो है इसका क्या असर पड़ेगा, तो इसका क्या असर रहेगा, वो घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल सरफेस देर का हमको इतनी वोल्ट 4.14 इलेक्ट्रोवोल्ट। द थ्रेशोल्ड वेव लेंथ फॉर द मेटल सरफेस इज, तो क्या रहेगी वो रहेगी हमारी 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये जो है न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के माध्यम से फॉर्मूला लगा के आपको इसको सोल्व करना रहेगा। आंसर आपका आएगा 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग। देखो मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सोल्व करके नहीं दिखा रही, आप सोच रहे हो कि सर इतनी डिटेल में क्यों नहीं बता रहे आप हमको। देखो एक्चुअली में आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो अच्छे से, आप जब तक पढ़ोगे नहीं ना सही से इन चीज़ों को तब तक आप इनको अटैम्प्ट नहीं कर सकते। भले ही मैं आपको निकाल के दिखा दूँ फिर भूल जाओगे तो फ़ायदा नहीं है, आप खुद से ट्राई करके देखना। न्यूमेरिकल्स मैं करा दूंगा, वैसे कोशिश करूँगा जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना वहाँ पर आपको बता दूंगा मेन न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रेडियस ऑफ, ये भी एक न्यूमेरिकल है हमारा। रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन हमको दे रखी है ये, और देयर रेडियस ऑफ देन 3 ऑर्बिट्स, तो वो क्या रहेगा 3 ऑर्बिट्स में। द रेडियस ऑफ देन इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट्स, ऑर्बिट इज 3 ऑर्बिट में आई थिंक पूछ रहे हैं कि वो उस समय वहाँ पे कितना रहेगा, वो है यहाँ पे 4.77 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेज इज नॉट ट्रू। न्यूक्लियर फोर्सेज के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट इन्होंने जो दी है वो सही नहीं है। द न्यूक्लियर फोर्सेज बिटवीन 2 न्यूक्लियॉन्स फॉल रैपिडली टू 0 एज देयर डिस्टेंसेज इज मोर देन अ फ्यू। ये क्या लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिख रखा है यार, इन्होंने बहुत गड़बड़ करी है। स्पेस दे देते यार, क्या जा रहा था इनका। चलो कोई ना, जो भी है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा सेकंड वाला है। द न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर देन द
कूलाम फोर्स, ये वाला जो है हमारा इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावर ऑफ लोन इज 10 डायोप्टर। अच्छा, पावर ऑफ लेंस इज 10 डायोप्टर विच इज फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमको ये बताना है, उसके बेसिस पे ये भी एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट है। कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 मीटर हो जाएगी, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी। वो क्या होगी, अगर हमको पावर ऑफ लेंस दे रखी है तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, सिंपली आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे जो है कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ हो जाएगी 10 मीटर की। ठीक है, 10 मीटर वाला कौन सा है, कन्वेक्स लेंस वाला, ये वाला। ठीक है, ये ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मैं ये एमसीक्यू इसीलिए नहीं करा रहा कि तो आपको अच्छे से समझाऊंगा और ये आपको बहुत डीपली कोई डाउट क्लियर होंगे, ये जरूरी इसीलिए है आपको पता हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे लेवल के आते हैं। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट डरे होते हैं फिजिक्स के पेपर में, केमिस्ट्री में। हाँ, केमिस्ट्री में डरना चाहिए, लिटरली मैं सही बता रहा हूँ, केमिस्ट्री का पेपर सच में हार्ड आता है, बहुत हार्ड आता है। फिजिक्स का पेपर इतना मुश्किल नहीं आता। हाँ, न्यूमेरिकल आते हैं लेकिन उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल सेम ही रिपीट होते रहते हैं, एमसीक्यू है सेम ही रिपीट होते रहते हैं। बट अब की बार कुछ नए क्वेश्चन है, जैसे असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, जिनके लिए मैं ये एमसीक्यूज आपको करा रहा था। जरूरी है, 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 3 मार्क्स के। अब ये 3 मार्क्स में आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपके लिए इस वाले टाइप के क्वेश्चन नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एक तो पहली बार दे रहे हैं बोर्ड वाले, ऊपर से इनकी मर्जी है, ये कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इस चीज़ को पूछने में। तो वो बड़ी दिक्कत है, इस वजह से इनके क्वेश्चंस नहीं बना पाऊंगा। कंसेप्ट समझ लो, बहुत आसान है ये, इतना मुश्किल भी नहीं है। अब देखो क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं हमें। पहले तो 2 स्टेटमेंट दी जाएंगी, ए और आर। ठीक है, अब ए जो स्टेटमेंट है, पहले दोनों को देखना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं है। उसके बाद देखना है ए जो पॉइंट दे रखा है, अगर उसमें कोई रीजन बनता है किसी चीज़ का लेके, तो क्या वो रीजन यही बन रहा है नीचे वाला, तो वो देखना है। फिर अगर बन रहा है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी, नहीं बन रहा है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। चलो अब देखते हैं क्या है पहले वाला। यहाँ पे जो है 15th क्वेश्चन है, ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज अ पॉजिटिव टाइप क्रिस्टल। हमसे बोल रहे हैं कि एक जो पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है वो पॉजिटिव टाइप का क्रिस्टल होता है। क्या ये बात सही है? पहले स्टेटमेंट देखनी है आपको कि जो स्टेटमेंट है क्या वो सही है। तो ये बिल्कुल बकवास बात है, गलत है। ठीक है, हमको पता लग गया। अब हमको फालतू दिमाग नहीं लगाना, कोई भी स्टेटमेंट अगर गलत निकलती है सीधे ऑप्शंस में जाओ और टिक्का मार के आ जाओ। अब देखो ए कौन से में गलत है, सिर्फ इस वाले में है तो डी ऑप्शन लगा दो। आर भी गलत है लेकिन इनके हिसाब से, तो देखो हमने दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता था। क्रॉस वेरीफाई के लिए आप पढ़ सकते हो वैसे इसको कि पी टाइप सेमीकंडक्टर इज एन अनचार्ज क्रिस्टल, ये भी गलत है, इनका चार्ज होता है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा 16th, सेम लॉजिक पे है ये भी। असर्शन दे रखा है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज ऑन डोपिंग। डोपिंग करने पे जो है ना, हाँ डोपिंग है, ठीक है। देखो एक तो इन्होंने क्या बना रखा भाई, पढ़ने में भी दिक्कत आती है इनकी। देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोल रहे हैं कि जब हम डोपिंग करते हैं सेमीकंडक्टर में तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। डोपिंग का पता है ना, मतलब मिक्स मसाला कर दिया, कुछ और चीज़ें कोई और मटेरियल उसमें मिक्स कर दिया, उसको डोपिंग बोलते हैं। तो उससे जो है कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्या ये बात सही है या नहीं है, पहले वो बताओ। ठीक है, हमको लग रहा है ये सही है, बिल्कुल डोपिंग करने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। अब रीजन देखते हैं, डोपिंग ऑलवेज। अब ये जो है ना रीजन किसका है, इसका रीजन है ये बोल रहे हैं कि डोपिंग में करने से, डोपिंग से बढ़ जाती है, लेकिन इसके पीछे कारण भी दे रहे हैं हमको कि क्यों बढ़ जाती है डोपिंग करने से। क्योंकि डोपिंग ऑलवेज इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेमीकंडक्टर, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ा देता है, ऐसा वो नहीं करता। तो क्या कर रहे हैं हमारे साथ में, तो ऑप्शन देखते हैं। आर गलत है हमारा फिलहाल के केस में, तो ये है हमारा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से आपको इनको अटेम्प्ट करना है। समझ में आ रहा होगा ना क्वेश्चन। अब देखते हैं, यहाँ पे फिर से यही दे दिया इन्होंने, मतलब ऊपर जाने की मेहनत करवाने के से बच रहे हैं थोड़े से। यहाँ पे भी सेम ही लॉजिक है इनका। अब देखते हैं 17th क्वेश्चन हमारा। 17th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, असर्शन है काफ़ी लंबा चौड़ा सा, अब की बार ध्यान से समझना है। In an interference pattern observed in Young's double slit experiment, if the separation d between the coherent source as well as the distance d of the screen from the coherent source both are reduced to 1/3, then ये क्या है, EWF नहीं,
देन न्यू फ्रिंज विड्थ रिमेन्स द सेम। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा करने पे जो न्यू फ्रिंज विड्थ बनेगी वो सेम रहेगी। तो पहले आपको समझना है बोला क्या इन्होंने, उसके बाद इसको सोल्व करके देखना है कि हाँ ये जो बोल रहे हैं ये सही है या नहीं है। तो इन्होंने जो बोला है, ये जो स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद बोल रहे हैं रीजन में कि फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू, किसके है ये, प्रोपोर्शनल टू, हाँ ये है डी बाई डी के जो है ये प्रोपोर्शनल रहेगी फ्रिंज विड्थ। तो इसके पीछे इन्होंने ये रीजन हमको दिया है। तो ये जो रीजन दिया है ये भी सही है। अब अगर हम पूछे कि क्या इसमें जो बात हो रही थी उसके पीछे ये कारण था कि प्रोपोर्शनल और इस वजह से इस पे जो है ये रिमेन द सेम, इस वजह से ये सेम रह रही है, तो इसके पीछे यही कारण है एक्चुअल में। तो बिल्कुल यही कारण है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ही वो यहाँ पे सेम रह रही है, उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा 17th का। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है सेम लॉजिक पे। अब यहाँ पे देखते हैं, असर्शन दे रखा है फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस हैव अ स्प्रेड, क्या लिख रखा भाई इन्होंने, ये स्प्रेड ही होना चाहिए शायद, स्प्रेड इन देयर काइनेटिक एनर्जीज, हाँ काइनेटिक एनर्जीज में स्प्रेड कर देती है। और उसके बाद जो है हमको पहले ये देखना ये सही है या नहीं है। फोटो इलेक्ट्रॉन में जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है उसकी जो बीम है इंसिडेंट किसी मेटल पर पड़ती है तो वो स्प्रेड हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हमको देखना है रीजन, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम इनसाइड द मेटल सरफेस इज लॉस्ट इन कोलिजन विद इन द अदर एटम इन द मेटल। मेटल के दूसरे एटम के साथ वो खो जाते हैं कहीं पे, ऐसा नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट गलत है, आर गलत है। आर को ढूंढो कौन से में गलत है, सी वाले में, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे करके आपको जो है 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इनको ध्यान से करना, अच्छे से थोड़ा समझ के करना, शांति से। 3 घंटे का टाइम होता है, बहुत टाइम होता है फिजिक्स के पेपर में। आपको लिखना विखना ज़्यादा नहीं होता, पेपर के अंदर बहुत लिमिटेड सा लिखना होता है, तो अच्छे से अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इन्होंने एक चीज़ और बता दूं, जैसे इन्होंने सतरंगी डायग्राम बना के दे रखे हैं ना सैम्पल पेपर में, फाइनल पेपर में कुछ नहीं आता डायग्राम वायग्राम, एक आध कभी कभार देते हैं, वो भी जो है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के रिगार्डिंग देंगे आपको, फालतू के नहीं देते ज़्यादा। चलो देखते हैं यहाँ पे, फिलहाल ये वाला जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद वेवलेंथ, वेवलेंथ देखिए हमको λ1 इज सूटेबल फॉर रडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। उसके बाद में मतलब पूछ रहे हैं हमसे कि कौन सी वेव है ये, तो ये हमारी रहेगी पहले वाले में, हाँ इसमें रहेगी माइक्रोवेव, इसमें रडार सिस्टम में शायद से λ2 इज यूज्ड टू किल जर्म्स इन वाटर प्योरीफायर, इसमें अल्ट्रावायलेट ऐसा कुछ करके होती है वेव्स। तो इस तरीके से आपको जो है आंसर लिखना है, देखो वो डिपेंड करता है आंसर टू आंसर। बायोट सावर्ट लॉ बताना है, ऐसे करके स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। देखो वैसे जो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं ना बड़े वाले, एमसीक्यू मत करना इस सैम्पल पेपर के, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। ये जो सैम्पल पेपर आपको दिया हुआ है ना, इस पूरे सैम्पल पेपर के जो एमसीक्यू जो उनको छोड़ देना, ज़्यादा काम के हैं नहीं वो। उसके बाद में जो है आपको क्या करना है, इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन, टेक्सचुअल बोल रहा हूँ यार, इसके जो बड़े क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 6 मार्क्स के जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको अटैम्प्ट जरूर कर लेना। उनमें से आपको क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में रिपीट हुआ मिल सकता है, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, 2 क्वेश्चन के आसपास आपको मिल सकते हैं, कुछ एक सेट में 3-4 भी मिल जाते हैं, बट मिलेगा जरूर इसमें से एक आध क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने काम के क्वेश्चन यहाँ पे डाले हुए हैं, तो इनको जरूर ट्राई कर लेना। अब यहाँ पे इस तरीके से आपको 25वें क्वेश्चन तक आपको जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद में एक और चीज़ करना, एक्सप्रेशन जो इक्वेशन वगैरह वो निकालनी सीख लेना साथ में, जो भी कंसेप्ट आप करो ना, क्योंकि वो आता है एग्जाम में वो चीज़ भी। सेक्शन सी है हमारा, सेक्शन सी हमारा 3 मार्क्स का रहेगा। 3 मार्क्स का जो है यहाँ पे हमको फिर क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जिसमें हमको एक क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है और एक और क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अरे ये तो सेक्शन डी आ गया, सॉरी, हाँ इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पे सेक्शन सी में, 30वें क्वेश्चन तक है ये हमारा। उसके बाद में जो है सेक्शन डी आएगा, जो 5 नंबर के जिसमें क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा। जंक्शन डायोड पे क्वेश्चन आता ही आता है, वो ध्यान रखना इस चीज़ का। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उस चीज़ से। उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा यहाँ पे, दूसरे क्वेश्चन में जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, ऊपर वाला करो या नीचे वाला। उसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन दिया जाएगा, अलग अलग चैप्टर से होंगे सारे क्वेश्चन, एक चैप्टर से नहीं देंगे कोई भी, उसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें
हाँ ये नहीं है, यहीं तक आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन डी में उन सभी में ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद आएगा सेक्शन ई। सेक्शन ई से बहुत सारे स्टूडेंट डरे हुए हैं, ये भी पहली बार हमको दे रहे हैं, सीबीएसई से कुछ ज़्यादा इंप्रेस हो गए भाई बोर्ड वाले, तो इस वजह से ऐसा कुछ कर रहे हैं ये। अब देखो इसमें करना क्या है। जो सेक्शन ई है हमारा, इसमें एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, शायद 1 या 2 ही मिलते हैं इसमें। हाँ 34 था ना ऊपर, हाँ 34, हाँ 35 तक है हमारे। 2 क्वेश्चन मिलेंगे 4-4 नंबर के, टोटल 8 मार्क्स के रहेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और 4 नंबर के रहेंगे आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। टोटल 12 नंबर का पूरा न्यू पैटर्न है, कुछ भी जो है पुराना नहीं है इनमें 12 मार्क्स में, ठीक है। बाकी चीज़ें रिपीट होंगी सेम पिछले सालों जैसी, बट इनमें कुछ नया मिलेगा। अब केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी समझ लो, इनको कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या करना है इनके अंदर। देखो केस स्टडी देखिए इन्होंने, ये लोग पता क्या करते हैं, ये जैसे अपने इंग्लिश में अनसीन पैसेज करे है ना, वैसा सही है, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको साथ में अपना दिमाग भी दौड़ाना है कि करना क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, मतलब लॉजिक हमको समझा देंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं, उसके बाद में हमको इनको सोल्व करके दिखाना है। चलो देखते हैं, हम इनको ट्राई करते हैं एक बार। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। इस पहरे को पढ़ो और नीचे आंसर क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं हमको। हाँ चौथे ऑप्शन कहाँ भाई, ये था क्या, चलो जो भी है मैं देखूंगा इसको। 3 क्वेश्चन, हाँ ये 2 नंबर का है, सॉरी ये तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का है, बाकी ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो ये जो है ना इन्होंने बताया नहीं है, सैम्पल पेपर में ऐसी गड़बड़ें चलती रहती है, तो ऐसे 4 नंबर का रहेगा आपका। अब देखो इसमें जो है ना, आपको पहले ये पहला पढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बोल रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। ड्यूरिंग फ्रिक्शन इट इज ओनली द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच मेक्स द बॉडी चार्ज। ये सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से एक बॉडी चार्ज और अनचार्ज होती है, वो चीज़ बोल रहे हैं। हैंस नेट चार्ज ऑन एनी बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये वाला, जो भी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा वो इसका ही मल्टीपल होगा। दैट इज क्या इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वेयर 1 to आर जो है, आर कहाँ से आएगा भाई, ये क्या मजे ले रहे हैं। आर इज इक्वल टू 1 2 3 4 एन होना चाहिए था वैसे ये। उसके बाद हैंस नो बॉडी कैन हैव अ चार्ज रिप्रेजेंटेशन एज 1.08 इलेक्ट्रॉन 2.7 इलेक्ट्रॉन, ये एटसेट्रा। रिसेंटली इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड दैट एलिमेंट्री पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर एलिमेंटल यूनिट्स कोल्ड क्वार्क्स। तो ये बोल रहे हैं कि जो इनको है इनको हम क्वार्क्स बुलाते हैं, ऐसा कुछ ही हमको बोल रहे हैं बस, ठीक है। हमको मोटी मोटी समझ आ गई ना। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे देंगे, ये ऐसा नहीं है जैसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज है तो वैसा वैसा बस ढूंढो, ऊपर जाके ढूंढना वूढ़ना कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आपको कुछ समझ में आ जाएगा क्या करना है मेरे को। देखो, इफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 1 NC, ये एन क्या होता है भाई, नैनो कूलम्ब है क्या शायद ये। देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। तो हमसे ये बोल रहे हैं कि 1 NC यहाँ पे जो है 1 नैनो कूलम्ब है। तो अब हमको बताना है कि इलेक्ट्रॉन, हाँ हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब उसके लिए हमको क्या करना है, इन्होंने एक फॉर्मूला हमको दिया है, वो है क्या इज इक्वल टू NE, है ना, ये दे दिया ना हमको इन्होंने, जहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बॉडी में। अब हमको n ही निकालना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है और चार्ज भी हमको दे दिया है 1 कूलम्ब, ठीक है। चलो अब इसका हिसाब किताब निपटाते हैं एक बार। क्वेश्चन का न्यूमेरिकल है ये बेसिकली। अब देखो, अब 1 कूलम्ब जो है क्या होता है, -1 × 10⁻⁹ जो है यहाँ पे कूलम्ब रहेगा, इज इक्वल टू -1.6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब, ठीक है। इनटू में n जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने लिख दिया, इधर कूलम्ब का चार्ज लिख दिया 1 NC का। उसके बाद में अब हमको क्या करना है, सिर्फ इसको सोल्व करना है। सोल्व करते हैं इसको, n इज इक्वल टू 10⁻⁹ ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इधर 19 है ना, उड़ जाएंगे बाकी की। तो उसके बाद में अपॉन में नीचे आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। अच्छा ये ऐसे कर दिया उन्होंने, सिंपल हम कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं आपको। अब इसको सोल्व आउट करेंगे, 6.25 × 10⁻⁹, क्योंकि 19 था नीचे, तो इसको सोल्व किया, 19 ऊपर जाएगा तो 9 बचेगा।
तो इतने जो है इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। तो इस ऐसे जो आपको आंसर निकाल के दिखाना है इसका बाकायदा कि इस तरीके से हमें आंसर निकालना है, बस वैल्यू पुट करनी है। आपको सिंपल कंसेप्ट दे रखा है। देखो मैं काफ़ी टाइम हो गया यार फिजिक्स पढ़े हुए, मेरे को कई साल बीत चुके हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ मैं, बीच बीच में कुछ याद रहती हैं क्योंकि पढ़ा हुआ है तो यार याद तो रहता है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार्ज इज स्केलर और वेक्टर। हमसे पूछ रहे हैं बस चार्ज कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है। चार्ज की कोई डायरेक्शन होती है? नहीं होती ना, तो बस सीधी बात है स्केलर होता है। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन। आसान भी आएगा, डिफिकल्ट भी आएगा, दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन समझ रहे हो ना कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ये न्यूमेरिकल के लिए इन्होंने हेल्प करी है, ये चार्ज की वैल्यू हमको दी है, फॉर्मूला भी हमको दे दिया है, और उसके बाद हमको इसके हिसाब से निकाल देना है बस। मतलब हेल्प कर रहे हैं बस। ये ऐसा डरना नहीं है कि तुम सोचो कि सर पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे, हम तो डरे हुए हैं इन क्वेश्चन से। डरना नहीं है, ये ऊपर जो पहरा देंगे ये आपकी कहीं ना कहीं हेल्प ही करेगा पेपर में क्वेश्चन सोल्व करने में, डिफिकल्ट नहीं बनाएगा पेपर को। चलो तीसरा और देख लेते हैं एक बार। हमको दे रखा है आप पॉलीथीन पीसर, क्या लिख रखा है यार, पीस, अच्छा आ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वुल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम। ये जो उसके ऊपर चार्ज है, हमने एक जो है पन्नी को रगड़ दिया वूल के ऊन के साथ में, और उसके ऊपर चार्ज आ गया जो कि था ये वाला चार्ज इन्होंने बताया। अब हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो हमको बताना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं जो उससे ट्रांसफर हो गए। हमको चार्ज दिया गया, चलो मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ इस वाले को भी। चार्ज हमको दे रखा है 3.2 इंटू 10 की पावर -7, हाँ -7 कूलाम। ठीक है, ये हमको चार्ज दे रखा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको ऑलरेडी पता है, ये है। अब हमको फॉर्मूला भी पता है ना, क्या है, क्या इज इक्वल टू NE। अब हमको क्या निकालना है, पहले ये पता लगाओ ना। हमको निकालना है, हमसे पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो गए, पहुंच गए, तो क्या इज इक्वल टू NE है। हमको E निकालना है, तो E को सिंपल ही कर लेते हैं, क्या को ऐसे रहने देते हैं, N को नीचे ले जाते हैं ना, क्या अपॉन N। अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शायद हमको निकालने हैं, सॉरी हमने गलत कर दिया, N निकालना है, यहाँ पे E ले आते हैं फिर। ठीक है, यहाँ पे E आ जाएगा E, और यहाँ पे N आ जाएगा, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना इधर। तो उसके बाद में चार्ज है, क्या जो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसको रख दो, बस सीधी वैल्यू रख दो, कोई दिमाग नहीं लगाना। 3.2 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन में यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, ये रख देंगे। अब इसको सोल्व करो, यहाँ से ये कट जाएगा, 16 दूनी 32 से। ठीक है, एग्जैक्ट, और उसके बाद में जो है इसको 0.2 बनेगा वैसे, लेकिन इसकी वैल्यूज़ को सॉर्ट आउट करते हैं पूरा, और 2 इंटू 10 की पावर 12 बच जाएगा आपका, और ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुँच गए कहीं पे। उसके बाद यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन भी है, अगर आपको इतना चौंचलेबाजी करनी पसंद है तो कर लो, नहीं तो एक सिंपल डेफिनेशन दे रखे, वटी चार्ज, रट रट के थक गए होंगे ना, चार्ज ही जा फलाना डिमक्का एक्टिविटी और ये वो, तो वो डेफिनेशन जो आप रट रहे हो वही डेफिनेशन टेपनी है। ठीक है ना, तो या तो ये डेफिनेशन लिख लो या फिर ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, आपकी मर्जी रहेगी। तो ऐसे करके रहेगा। देखो कुल मिला के आपको ऐसा लगा कहीं पे भी कि हाँ सर डिफिकल्ट टाइम को तो बिल्कुल नहीं आएगा कुछ भी, अगर आपने फिजिक्स ठीक ठाक भी पढ़ी हुई है तो क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट करोगे। पहरा आपकी कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूज देगा, कुछ हेल्प ही करेगा, दिमाग खराब नहीं करने वाला वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको जो है यहाँ पे एक करंट फ्लो दिखा रखा है कोयल के थ्रू, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है इन्होंने। उसी के बेस में हमसे पूछ रहे हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, डेफिनेशन पूछ रहे हैं भाई, वो वैसे भी आपने पढ़ी होंगी चीज़ें। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस इज द टेंडेंसी ऑफ कोयल टू रेजिस्ट चेंजेस इन करंट इन इट सेल्फ, ऐसे करके डेफिनेशन होती है, तो वो डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। स्टेट द फैक्टर ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड डिपेंड, फैक्टर्स बताने हैं, कहीं ना कहीं इसमें मिल जाएंगे आपको, इसको पहले को पढ़ लेना, अटेम्प्ट करके देखना ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे नीचे लेंज लाभ पूछ रखा हमसे, या फिर ये न्यूमेरिकल सोल्व कर लो, जिसकी जहाँ जिसके लिए जो है इन्होंने ऊपर हमको समझा रखा है हेल्प आउट करने के लिए। ठीक है, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी ना, तो आपको भले ही ये लोग पहरा भी ना दे तब भी आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत के ये जो है यहाँ पे मैटर नहीं है, आसान है ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलो आई होप समझ में आ गया होगा ऐसा जो आपका पेपर रहने वाला है टोटल। और अब देखते हैं वेबसाइट पे आपको आंसर की वगैरह अगर चाहिए या पेपर वगैरह चाहिए वो कहाँ से क्या मिलेंगे। आपको जो है गूगल पे जाना है और ये वेबसाइट सर्च करनी है CCL चैप्टर, गूगल पे नाम लिख के सर्च कर लेना, ऊपर ही वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर सैम्पल पेपर चाहिए डाउनलोड करने हैं विद आंसर की, यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। अगर ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए 16 से लेके 23 तक के, 2016 से 2023 तक, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे।
अगर आपको बुक्स के सॉल्यूशन वगैरह चाहिए स्पेसिफाइड तो वो यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं मैंने। और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो यहाँ पे मिलेंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो है 12th क्लास के कुछ एक सब्जेक्ट के अपलोड हुए हैं, सभी के नहीं हुए, लेकिन हाँ जल्दी ही सारे सब्जेक्टों के यहाँ पे अपडेट कर दिए जाएंगे, तो यहाँ से आप अपनी तैयारियाँ कर सकते हो। अब फिलहाल मॉडल पेपर दिखा देता हूँ, अगर आपको डाउनलोड करना है किसी सब्जेक्ट का तो वो है हमारा हरियाणा बोर्ड चूज़ करना है हमको। उसके बाद क्लास 12th, और 12th में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सारे सैम्पल पेपर विद आंसर की मिल जाएंगे। बायो ले रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है, आंसर की पे क्लिक करोगे आंसर की डाउनलोड हो जाएगी सिंपली। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सारे सब्जेक्टों के यहाँ पे मैंने आंसर की के साथ अपलोड कर रखे हैं, जिनकी आंसर की बोर्ड वालों ने दी है अच्छे से। ठीक है, चलो आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में। और हाँ, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।